नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 70 है। इसके पहले गाइस हमने 69 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहाँ पर आप जाकर के क्लास को अच्छे ढंग से देख सकते हैं। जैसा कि आपको गाइस सबसे पहले ही अवगत हो चुका होगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। 5 अगस्त आपके लिए खास होने वाला है, जिसमें गाइस हम देखो पहले तो आपकी जो क्लास है गाइस 5 अगस्त को मैं शाम को 7 बजे करवाने वाला था। लेकिन गाइस मुझे शाम को कहीं जाना है, जिसकी वजह से अब आपकी ये क्लास जो है ये 5 अगस्त को सुबह 7 बजे होगी, याद रखना। कब होगी? 5 अगस्त को सुबह 7 बजे होगी, जिसमें आपके साइंस के हर एक क्वेश्चन कवर किए जाएँगे। इसीलिए 2-3 दिन से आपकी साइंस की क्लासेस बंद हैं। उसी के लिए गाइस मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ताकि मैं बेहतर ढंग से आपको एक अच्छे ढंग से समझा सकूँ। गाइस जो भी बुक्स मैंने आपको दिखाई है ना, वो बुक्स मैं आपका गाइस पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट करवा दूँगा। मतलब कहा जाए तो साइंस के जो प्रश्न हैं, वो मैं खल्लास कर दूँगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ओके, और जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा आपकी बेहतर वो क्लास होने वाली है। वैसे तो आप 5 अगस्त को सुबह 7 बजे देखेंगे ही। तो फिलहाल चलिए आज के इस क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, तो सभी मित्र एक बार लाइक कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी प्यारे भाई-बहन अभी तक इस क्लास को अपने प्यारे भाई-बहन तक साझा नहीं किए हैं, वे शेयर भी कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए साक्षर व्यक्ति या कहा जाए शिक्षित व्यक्ति किसे माना जाता है, तो गाइस जो 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं, जो गाइस किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकें, उन्हें ही कहा जाता है एक साक्षर व्यक्ति। ओके, तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो स्थान दिया गया, फिर कहा गया को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसको एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइस, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई जीएसटी। अगला क्वेश्चन की गाइज, वस्तु एवं सेवा कर या माल एवं सेवा कर जीएसटी जो है गाइज, इसके परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। देखो गाइस, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका अरुण जेटली। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर अरुण जेटली बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा डैश भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दैट मीन्स ये हुआ कि रुपए 200 के नोट पर किसका जो गाइस प्रतीक है, चिन्ह है, ये छपा हुआ है? लाल किला, आगरा का किला, ताजमहल या फिर सांची का स्तूप? देखो गाइस, जो 200 रुपए की नोट है, इस पर सांची का स्तूप छपा हुआ है, जो कि गाइस अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका सांची का स्तूप। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ गाइस यहाँ पर आप देख लो, नोट और उनके संबंध में नोटों पर छपे सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक यहाँ पर लिखे गए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये आपकी करेंसी नोट है, यहाँ पर गाइस जो इसके विरासत प्रतीक हैं, जैसे 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप छपा हुआ है, 500 रुपए के नोट पर दिल्ली का लाल किला छपा हुआ है, 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है, और 100 रुपए का नोट है, इस पर रानी का वाव छपा हुआ है, 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ है, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं, और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है। तो ये पूरा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम में आपके बहुत कम आएगा, मानकर चलो एक गाइस टेबलेट जैसा काम करेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको एक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, है ना। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है। कहने का मतलब यह है कि 50 रुपए के नोट के पीछे जो तस्वीरें हैं वो किसकी हैं। अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई हम्पी का रथ, हम्पी का गाइस रथ जो है, या हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ जो है, ये 50 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट के पृष्ठभाग पर गाइस एक रूपांकन किया गया है। तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो गाइस, निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपए के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। अभी आपने देखा, मैंने आपसे पहले भी बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, टपकने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसका आंसर आप पहले बताओ, सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, 200 रुपए के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप का निर्माण किया गया है, मतलब सांची के स्तूप का चित्र जो है ये चित्रांकित किया गया है। तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से भारतीय बैंक के किस नोट के पृष्ठभाग में सांची स्तूप का रूपांकन किया गया है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं गाइस, किसी भी तरीके से घुमाए फिराए जा सकते हैं, तो याद रखना। अब देखो गाइस, अभी मैंने आपको बताया गाइस, जो 200 रुपए का नोट है इसके पीछे सांची स्तूप का निर्माण है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस आप अपने बटुए या पर्स से पैसे निकाल कर को देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलती है इस तरीके से क्वेश्चंस के बारे में। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल जो है ये गाइस, सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो कार्यालय है गाइस, ये कहाँ पर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दो। गाइस जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी गाइस, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। इसका कार्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए मुंबई बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है। गाइज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है। अब देखो, जो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता के लिए बैंकर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, जनता के लिए बैंकर नहीं है, ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये कब की गई थी। कितना ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, खुद देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में टपकने के ज़्यादा चांस हैं। तो इसका आंसर आप पहले बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, अभी मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण है ये गाइस सन 1949 को हुआ था। और ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर जो ये मुंबई में है, ठीक है। और इसमें जो गाइस वर्तमान इसके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अगर निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है ये आपसे पूछ रहा है। सही हो जाएगा यूपी की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर कहा जाने वाला लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन ए लखनऊ बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबलपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे, जबलपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। गाइस जो जबलपुर है ना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस नदी के तट पर स्थित है आपसे ये पूछ रहा है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन डी नर्मदा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विजयवाड़ा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है।
विजयवाड़ा जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट करेक्ट क्या आंसर क्या हो जाएगा? देखो, विजयवाड़ा जो है मेरे प्यारे भाई यह किस नदी के तट पर है, आपसे ये पूछ रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, राइट होगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी कृष्णा नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि जम्मू जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जम्मू जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? अब इसका जो राइट होगा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा तवी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी तवी नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, हैदराबाद आपसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका मूसी नदी। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर मूसी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। और गाइज जो अजमेर है ना मेरे प्यारे भाई ये लूनी है, आप ये भी याद रखिएगा। तो अजमेर लूनी नदी और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि मदुरै जो है यह शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तमिलनाडु में पड़ता है गाइस ये मदुरै, और किस नदी के तट पर है आपसे ये पूछ रहा है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मदुरै जो है मेरे प्यारे भाई ये बैगई नदी के किनारे है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है? राइट होगा। देखो गाइस ये नवीनतम की बात कर रहा है, सही होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कुडनकुलम। करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाए। अगला, जो गाइस काकड़ा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है यह किस राज्य में स्थित है? काकड़ापारा ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, आपसे यह पूछा जा रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइस जो इसका सही आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुजरात बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका गुजरात में है। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले आप देख लो गाइस कुछ यहाँ पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन दिए गए हैं, साथ में ही उसके संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो ये आप देख लीजिए गाइस, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। जैसे गाइस काकड़ा पारा जो है ये कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये है गुजरात में। तारापुर जो है गाइस ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये है आपका महाराष्ट्र में। और जो गाइस रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है या स्टेशन है ये है गाइस कहाँ पर, तो ये है राजस्थान में। कायगा जो है ये कर्नाटक में है, कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में, और नरोड़ा जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये गाइस आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। काकड़ा पार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया, ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काकड़ा पार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? अब देखो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ पर गुजरात बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका गुजरात में। अगला देखो, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्टेशन है ये जो गाइस है गुजरात में वो है काकड़ा पार। करेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। और गाइस आपने देखा ही जो नरोड़ा है तारापुर है ये कहाँ पर है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगला आपके सामने गाइस भारत में जो धूसर क्रांति है या गाइस कहा जाए भूरी क्रांति या कहा जाए तो ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
देखो गाइस जो ग्रे रिवॉल्यूशन है इसका संबंध जो है ये किससे आपसे पूछ रहा है, राइट होगा यहाँ पर आपका उर्वरक उत्पादन से। तो जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपसे एक बार भी लाइक करने के लिए नहीं कहा है और अब मुझे लगता है कि कहना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे मित्र हैं कि जो बिना कहे क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। याद रखिएगा 5 अगस्त सुबह 7 बजे गाइस साइंस की एक महामैराथन लाइव क्लास आपके लिए आ रही है, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन साइंस के कवर कर लिए जाएंगे। लगभग 7-8 घंटे की महामैराथन क्लास होगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को अच्छे ढंग से ज़रूर देखिएगा। अगला आपके सामने है कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फटाफट आंसर दियो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने जो पीली क्रांति है यह किससे संदर्भित करती है। पीली क्रांति जो है वह किसको संदर्भित कर रही है, आपसे यह पूछ रहा है। फटाफट आंसर दो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध जो है मेरे प्यारे भाई यह तिलहन उत्पादन से है, याद रखना। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है पीली क्रांति। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन में बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो आपके सामने, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जो है यह किसको जाता है। क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बताइए भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है। सही हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन, या मेरे प्यारे भाई तो कहा जाए ऑप्शन सी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गाइज जो MS स्वामीनाथन है ये गाइज भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो वहीं अगर विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति शब्द जो है गाइस ये विलियम गॉर्डन ने दिया था, और नॉर्मन बोरलॉग को इसके लिए शांति से गाइस को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति से संबंधित नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आप ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि जो कंडालेरू बांध है कहाँ स्थित है। कंडालेरू बांध जो है ये कहाँ स्थित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई जो कंडालेरू बांध है ये कहाँ पर है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने जो गाइस पगलाड़िया बांध है ये किस राज्य में स्थित है। पगलाड़िया बांध जो परियोजना है यह किस राज्य में स्थित है। राइट हो जाएगा। जो पगलाड़िया गाइस बांध परियोजना है यह किस राज्य में है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा असम में है। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन डी असम बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि पुलिन चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। जो गाइस पुलिन चिंतला जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय डियर फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है आपके लिए। गाइस देखो जो पुलिन चिंतला जल विद्युत परियोजना है ये तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में पड़ता है। ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसकी जो गाइस कल्पना है ये पहली बार 1911 में ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल एलिस ने की थी। और गाइस इसकी शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं NT रामाराव उन्होंने की। 7 दिसंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी के द्वारा ये खोला गया था। ये दोनों तीनों टॉपिक आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है।
बाण सागर बांध जो है यह किस राज्य में स्थित है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी मेरे प्यारे मित्र प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि बाढ़ सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो गाइज, जो बाढ़ सागर बांध है ये सोन नदी पर स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है, जो कि एशिया की एक सबसे बड़ी नहर परियोजना है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक गाइस, इसकी जो परियोजना में लागत लगी थी ये लगभग 3500 करोड़ रुपए के लगभग लगी थी, पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने के बेस पर क्वेश्चन आपका है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? देखो गाइज, चीन के तिब्बत से निकलती ब्रह्म बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कही जाती है, फिर भारत में ब्रह्मपुत्र कही जाती है। लेकिन नेपाल में गाइज इसका जो प्रवाह है ये बिल्कुल भी नहीं होता है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। ये गाइज ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह नेपाल में प्रवाहित नहीं होती है, या ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत मतलब चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है, लेकिन नेपाल में ये बिल्कुल भी बहती नहीं है। तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगला आपके सामने, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, सुंदरवन का डेल्टा गाइस जो है ये किन नदियों द्वारा निर्मित है या किन नदियों पर बना हुआ है? तो राइट होगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सुंदरवन जो है यह मैंग्रोव वृक्षों से परिपूर्ण है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है या पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये गाय जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। अगला आपके सामने, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर दो। वैसे आप तो ये जानते ही हैं कि साबरमती जो है मेरे प्यारे भाई, यह नदी जो है यह किस राज्य से निकलती है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा राजस्थान से, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी जो है या किस राज्य में से होकर के नहीं गुजरती है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी नदी जो है या किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वही सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र दिल की गहराई से क्लास को लाइक भी कर देंगे। देखो, गोदावरी नदी जो है ये किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? राइट होगा आपका गुजरात, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो गाइस, जो गोदावरी है या महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। नदी भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र के नासिक जिला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, वहां से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी जो है गाइस ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी, जो कि 1465 किलोमीटर की है, ये नदी है। गोदावरी जो है गाइस ये दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। कृष्णा नदी विवाद जो है इसमें एक पक्ष कौन सा नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, राइट होगा मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं तमिलनाडु, बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, जो कृष्णा नदी है गाइस ये महाबलेश्वर के निकट से निकल करके दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका अपवाद क्षेत्र जो है गाइस ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी जो है गाइस ये विवाद भी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के मध्य है। तो गाइस महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य में इसका विवाद है, लेकिन तमिलनाडु में इसका विवाद नहीं है। तो राइट यहाँ पर, करेक्ट यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जो है यह किसका संगम माना जाता है?
वैसे आप जानते हैं गाइस कि त्रिवेणी संगम कहने का मतलब है तीन नदियों का संगम, जिसमें गाइस आपका आता है गंगा, यमुना और कहा जाता है सरस्वती। हालांकि अब तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी गाइस माना जा रहा है कि तीन नदियां वहां पर संगम में बहती हुई हैं। और मेरे प्यारे भाई, जो त्रिवेणी संगम है ये तीन नदियों को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके लिए जरूरी है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती का संगम है। लोगों की मान्यता है कि सरस्वती अदृश्य रूप से होकर के गंगा व यमुना की धाराओं के नीचे बहती हैं, इसलिए यहाँ के संगम स्थलों को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे भाई कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ बहती हैं, लेकिन सरस्वती नदी जो है ये आजकल का जो है ये विलुप्त हो चुकी है। मतलब नदी जो है ये लगभग अब ना के बराबर है। अगला, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की तीन नदियों में से निम्नलिखित में से कौन नदी भूमिगत नदी नहीं है? अब आप वैसे भी गाइस अगर अंदाजा लगाएं या कहा जाए तो इतना इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं तो हद है, आपको इसका आंसर तो जानना ही चाहिए। अब देखो गाइस, ये तीन नदियां कौन सी नहीं है? अब सब गाइस कौन सी है पहले आप देख लो, गंगा, यमुना, सरस्वती है, लेकिन कावेरी का इसमें जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने की प्रणहिता नदी पेनगंगा डैश नदी और बेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो प्रणहिता नदी है ये पेनगंगा और किस नदी और गाइस बेनगंगा और नदी किस नदी के साथ जल जो है गाइस ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। राइट हो जाएगा वर्धा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि क्षिप्रा नदी डैश में स्थित है। दैट मीन्स ये हुआ कि क्षिप्रा नदी जो है ये गाइस क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? वैसे तो गाइस अगर मैं बात करूं तो गाइस जो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। और अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, एग्जाम की दृष्टि से आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी को शिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश के धार जिले से उत्तर में निकलती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर मंदसौर जिले में चंबल नदी से मिल जाती है। हिंदू धर्म में वर्णित पवित्र नदियों में से एक नदी है जिसे क्षिप्रा नदी कहा जाता है। उज्जैन शहर जो है गाइस ये क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। प्रत्येक 12 साल बाद कुंभ मेले का संपन्न भी होता है। कहाँ पर? तो क्षिप्रा नदी के तट पर ही। अगला कि चंबल, बेतवार, सोन ये जो है गाइस ये किस ओर से किस ओर बहने वाली नदियां हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया, ये गाइस किस ओर बहने वाली नदियां हैं? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है और एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट भी है, तो फटाफट आंसर दो। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा गाइस इसको देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पूरा एक्सप्लेनेशन। जैसे गाइस अगर मैं बात करूँ चंबल नदी के बारे में तो यह मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जो कि जाना पाव पहाड़ी या मध्य प्रदेश की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा में गाइस यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल नदी का संगम इस प्रकार से होता है। वेतवा नदी जो है यह उत्तर भारत की एक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर से निकलती है। सोन नदी जो है यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। कैमूर की पहाड़ियों तक उत्तर की ओर जाती है और बिहार के पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये पूरा याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, इनमें से कौन सा सबसे लंबा नदी है जिसका उद्गम भारत में है? फटाफट आंसर दो। वैसे आप जानते होंगे इजी भी है गाइज, कहा जाए तो इजी नहीं तो फिर भी कहा जाए तो बहुत इजी है। अब देखो गाइज, सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है, राइट होगा आपका गंगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी गंगा बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गंगा नदी जो गाइज भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत और बांग्लादेश में से कुल मिलाकर के 2525 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। इसका उद्गम स्थल जो है गाइज ये उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। विकास जो है बंगाल की खाड़ी में होता है निकास इसका, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां जैसे महाकाली हो गया, कोसी हो गया, गंडक, घाघरा, इन सभी जो है जैसे ऐसी नदियां जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगला कि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दो। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है?
मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी ओडिशा बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है कौन सी है, तो वह चिल्का झील, चील उड़ी मतलब उड़ीसा। तो उड़ीसा के राज्य में ये स्थित है जो चिल्का झील है। चिल्का झील जो है गाइस भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए एक सबसे बड़ा शीतकालीन स्थल है। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके सामने लोकटक झील जो है यह किस राज्य में है। लोकटक झील जो है यह किस राज्य में है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब माय डियर ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाता है लोकटक तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका जो भी बता रहे हैं प्यारे भाई मणिपुर बिल्कुल परफेक्ट होगा। राइट हो जाएगा आपका मणिपुर में है लोकटक झील जो है यह मणिपुर राज्य में पड़ता है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। लोकटक झील मणिपुर में है। यह झील पूर्वोत्तर भारत की एक ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें तैरते हुए द्वीप और इस झील में जलीय घास के तैरते रहते हैं, जिससे गाइस इसे फुमड़ी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा गाइस अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोकटक झील को और किस नाम से जानते हैं तो फुमड़ी। ठीक है, अगला किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका यह क्वेश्चन। आरआरबी जेईई में आपका यह क्वेश्चन आया हुआ है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। अब मेरे प्यारे भाई ये जो क्वेश्चन है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। याद रखिएगा जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। अरब सागर के मुहाने पर यह स्थित है। ऊंचाई है 253 मीटर। शरावती नदी के तट पर यह स्थित है। 4 छोटे छोटे प्रपात हैं जैसे राजा, रानी, रॉकेट और रोरर से मिलकर के यह बना हुआ है। चौड़ाई की दृष्टि में यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि में कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका गाइस गरसोप्पर जलप्रपात, जिन्हें हम जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने डल झील जो है यह भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। माय डियर ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डल झील जो है यह भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अब जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। जो भी मेरे डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ये गाइस जो है ये एक प्रसिद्ध झील है। झील जो है 3 दिशाओं में पहाड़ियों से घिरी हुई है और यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला आपके सामने हैदराबाद शहर जो है यह किस पठार में स्थित है। हैदराबाद शहर जो है यह किस पठार में स्थित है। देखो गाइस आज मैंने आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जियोग्राफी के लिए हुए थे, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी के थे, तो मैंने वही क्वेश्चंस आज लिया है। और ये क्वेश्चन जो है गाइस आपको भले ही क्लास थोड़ी लंबी लग रही हो, लेकिन बहुत ही बेहतर ढंग से क्वेश्चंस आपको आज के समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद शहर, हैदराबाद शहर जो है ये किस गाइस पठार में स्थित है। राइट होगा यहाँ पर आपका डेक्कन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। हैदराबाद डेक्कन पठार के गाइस पर है, मूसी नदी के तट पर है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, सभी जानते हैं। भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अब मेरे प्यारे भाई सभी जानते हो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, जिन्हें गाइस संसार की छत, ये की बात याद रखिएगा आप, संसार की छत के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, वो है तिब्बती पठार या तिब्बत का पठार। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है गाइस, इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट होगा यहाँ पर आपका तिब्बती। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन है गाइस कि दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट क्वालिटी का क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम मिलती है। काली मिट्टी, जिन्हें हम लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपासीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अब देखो मेरे प्यारे भाई दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अगला
जो गाइस दक्कन का पठार है, डेक्कन का पठार है, इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, तो फटाफट आंसर दो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेक्कन पठार के पूर्वी पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट की श्रृंखला है। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंट गाइस जो गार्डविन आस्टिन है या जो गाइस केटू गार्डविन आस्टिन है, ऊंचाई इसकी जो है ये कितनी मीटर है? एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन टपक सकते हैं, टपकने के ज्यादा चांस दिख रहे हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। गाइस जो इसकी ऊंचाई है ये है 8611 मीटर। करेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 8611 मीटर। और गाइस ये जो है यह वर्तमान में भारत के अधिकार में नहीं बल्कि यह पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अधिकृत में है। ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है जबकि भारत की ये सर्वोच्च है। अगला आपके सामने का क्वेश्चन है कि खासी, गारो, जयंतिया ये पहाड़ियाँ जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? खासी, गारो, जयंतिया ये पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर दो। अब देखो जो ये क्वेश्चन है गाइस, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है, तो राइट होगा आपका मेघालय में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए मेघालय में बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। मैं गाइज आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। पहले तो स्थान दिया गया, फिर कहा गया में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दैट मीन्स ये हुआ कि कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और ये जो गाइस है जिसका कुछ हिस्सा जो है ये नेपाल में जाता है और कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु शिखर जो है फिर स्थान है के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है, अरावली पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम बिंदु है। दैट मीन्स ये हुआ गुरु शिखर जो है गाइस इसके जो है यह किस राज्य के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है? अब देखो जो इसका राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राजस्थान। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका राजस्थान। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको पहले भी बताया मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वालिटी के हैं, मतलब इसकी गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चंस आज मैंने आपके लिए लिए थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक बात आपको और बता दें कि आज आपकी क्लास जो है थोड़ी लंबी भले ही हो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी के क्वेश्चन थे, सारे याद रखना। अगला, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है यह इनमें से किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे भाई फटाफट आंसर दीजिए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है गाइज यह किस राज्य में है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में है। और गाइज अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन्नई में कहाँ पर है, तो ये मरीना बीच में है। ठीक है, दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी है। सूर्यास्त जो गाइज है यहाँ से देखना एक सुखद अनुभव देता है क्योंकि जो गाइस इसकी लंबाई है मात्र 13 किलोमीटर है। अगला, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वालिटी के हैं, मतलब बेहतर क्वालिटी क्वेश्चन है आपका, तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो थोड़ा सा समझना। देखो गाइस भारतीय राज्य की सबसे लंबी या सबसे गाइस अधिक सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है, वो है गुजरात की। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला, पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करता है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे गाइस कि पश्चिम बंगाल जो है ये कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अब थोड़ा-सा समझना मेरे प्यारे भाई, कितने देशों के साथ ये सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ। और वो 3 देश कौन-कौन से हैं? तो वो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ये गाइस इसके साथ अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। जबकि राज्य की बात की जाए तो ये 5 राज्यों से ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, साथ में असम हो गया। इन 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल जो है ये अपनी सीमा साझा करता है। जबकि 3 देशों से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। नेक्स्ट, आकार के मामले में भारत डैश सबसे बड़ा देश है। अब बहुत ईजी है, सभी जानते हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी जानते हैं, है ना? तो गाइस क्वेश्चन है कि आकार के मामले में भारत का सबसे बड़ा देश कौन-सा है? सभी जानते हैं 5 अगस्त बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। 5 अगस्त आपके लिए खास होगा गाइस, क्योंकि उसमें साइंस के क्वेश्चंस के खल्लास होंगे। गाइस 5 अगस्त सुबह 7 बजे आपके लिए साइंस की 8 घंटे की महामैराथन क्लास आ रही है। बेहतर क्वेश्चंस आपके होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उस क्लास में लाइव की संख्या बढ़वा दीजिएगा और अपने मित्र को इसका आमंत्रण दे दीजिए, ताकि उनको भी इसके मेरे बारे में जानकारी मिल सके और गाइस वो भी क्लास को एक अच्छे ढंग से देख सके। आकार के मामले में भारत का सबसे जो गाइस स्थान है वो कौन सा, अगर आपसे पूछा जाता है तो राइट होगा आपका 7वां है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, सभी जानते हैं। अगर बात की जाए मेरे प्यारे भाई नंबर 1 पर कौन आता है, तो वो आता है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका, 5वें पर ब्राज़ील, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर अपना भारत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा-सा समझना यहाँ पर, जो गाइस यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, ये जो गाइस है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश इसके साथ सीमा साझा बिल्कुल भी नहीं करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि यूरो जो है यह किसकी मुद्रा है? यूरो जो है गाइस यह किस देश की मुद्रा है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा? अब थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई, यूरो यूरो जो है यह किस देश की मुद्रा है? यूरोपीय जोन की है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला आपके सामने, माले जो है यह किस देश की राजधानी है? माले जो है यह किस देश की राजधानी है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, माले माले जो है यह किस देश की राजधानी है? मालदीव। माले मालदीव वैसे भी आप याद रख सकते हैं, इजी है याद करना। राइट होगा आपका मालदीव। थोड़ा सा गाइस यहाँ पर कुछ राजधानियों के नाम भी लिखे गए हैं, थोड़ा देख लो। जैसे मॉरिशस की अगर राजधानी आपसे पूछी जाती है तो याद रखिएगा पोर्ट लुइस है। मलेशिया की राजधानी तो गाइस है वो कालालंपुर। और लक्षद्वीप की तो जानते ही हैं, कवारती। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? राइट होगा आपका, वो हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका की जो आधिकारिक मुद्रा है ये रुपया है, और इस मुद्रा का जो गाइस विभाजन सेंट में किया जाता है। दैट मीन्स ये हुआ, सबसे छोटे सिक्के को सेंट कहा जाता है, और एक श्रीलंकन रुपया बराबर 100 सेंट होता है। जैसे अपने यहाँ गाइस एक भारतीय रुपये बराबर 100 पैसा होता है, तो वहीं श्रीलंका में एक रुपये श्रीलंकन रुपया बराबर 100 सेंट होता है। इसीलिए जो गाइस रुपए की सबसे छोटी इकाई है या सबसे छोटे सिक्के हैं, उसको पैसा नहीं बल्कि सेंट कहा जाता है। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई राइट हो जाएगा आपका यूरो, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ गाइस यहाँ पर मुद्रा के नाम और कुछ देश के नाम लिखे गए हैं, इसको भी देख लो। जैसे पेसो जो है ये फिलीपींस की है, दिनार कुवैत, और गाइस रुपया जो है ये भारत का तो है ही। नेक्स्ट आपके सामने, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? क्वेश्चन आपको भले ही थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। आरपीएफ कांस्टेबल 5 फरवरी 2019 का क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन पूरा छपा हुआ है। राइट होगा होनालुलु। होनोलुलु जो है गाइस ये हवाई द्वीप की राजधानी है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के आज 61 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, और इन 61 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दी इसकी, अगर आप नहीं गाइस जुड़े हुए थे तो एक बार फिर से देख लो। गाइज 5 अगस्त आपके लिए खास होगा, क्यों? क्योंकि 5 अगस्त को साइंस का
हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खल्लास होगा। जी हाँ, 5 अगस्त को सुबह 7 बजे आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई एक महामैराथन 8 घंटे की महामैराथन क्लास होने वाली है। बेहतर क्वेश्चंस आपके होंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे आपके, जाकि आप उसमें अपनी तैयारी को और भी अच्छे ढंग से समझ सकें। तो मेरे प्यारे भाई आज के 61 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस जो साइंस की महामैराथन क्लास है उसके बारे में अपने मित्र को भी आमंत्रण दे दीजिएगा और अपना को तो आना ही है। ठीक है, तो आज की गाइस ये क्लास जो है कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। देखो सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा गाइस, आपको हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करेगी। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस इंपॉर्टेंट बेहतर वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।